नमस्ते, जय श्री कृष्णा। 12th के साइंस के सारे स्टूडेंट्स का आज के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आपके फ़िज़िक्स टीचर। फ़िज़िक्स अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्कोपेबल सब्जेक्ट है। फ़िज़िक्स को लेके सब बच्चों में डर ज़रूर रहता है। जब भी बच्चा साइंस लेता है तो उसको सबसे ज़्यादा डर जो लगता है वो फ़िज़िक्स के पेपर में ही लगता है। फ़िज़िक्स सुनते ही लगता है अरे यार फ़िज़िक्स बहुत टफ पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है ना। केमिस्ट्री में आपके मैं कहूँ कि रटने की कैपेसिटी अगर आपकी बहुत अच्छी है, याद करने की कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप केमिस्ट्री बहुत अच्छी कर लेंगे। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, एप्लीकेशंस चाहिए। आप जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, आप उनको लिख लिख के क्वेश्चन करेंगे। आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी की बुक करने के अलावा भी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बुक्स करनी पड़ेगी आपको जिसमें क्वेश्चन आते हैं, है ना। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा है जिसमें थ्योरी भी आती है और डेरिवेशंस भी आते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने को डेरिवेशन आया, आपने वो डेरिवेशन कर लिया, फिगर अच्छे से बना लिया, तो मार्क्स मिल जाते हैं। बस ज़रूरत क्या है, समझने की। और समझने के लिए क्या ज़रूरी है, कंटिन्यूटी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, आप रोज़ एक एक घंटा फिजिक्स को दे रहे हैं, तो आप आराम से फिजिक्स कर पाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बुक उठाएं और हम फिज़िक्स में सब कुछ समझ जाएं, तो उनके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। उनको तो फिर कौन बचा सकता है, वो तो आप लोग ही जानिए, है ना। लेकिन करना क्या है, आपको एक कंटिन्यूटी रखनी है, एक कंसिस्टेंसी रखनी है। आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। एक कहावत है कि कंसिस्टेंसी की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपकी रहेगी तो आप कोई भी हार्ड से हार्ड, कोई भी टफ से टफ टॉपिक होगा, उसको आप आराम से कर सकते हैं। कहते हैं ना, 6 महीने की कंसिस्टेंसी, 6 महीने का हार्ड वर्क आपको 5 साल आगे ले जा सकता है। अगर आपने 6 महीने अच्छी कंसिस्टेंट, आजकल जो सेमेस्टर सिस्टम बना रखा है तो सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है, तो उसका मतलब ही यही है कि अगर 6 महीने आपने कंसिस्टेंसी रख ली, 6 महीने अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया, तो ये जो 6 महीने का आपका हार्ड वर्क है, ये आपको 5 साल आगे ले जाएगा। और जो कंसिस्टेंसी आपने अगर छोड़ दी, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने 6 महीने बिल्कुल कुछ नहीं किया और अब सोचे कि हम 6 महीने में करेंगे, तो अगर 6 महीने भी आपने पूरे वो 12 महीने जैसे पढ़ लिया, तो भी आप बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन अब आपको शुरू करनी पड़ेगी फिज़िक्स। 12th की फिज़िक्स है, फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा डेरिवेशन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ में आएगी। बस आपको करना क्या है, कंसिस्टेंसी रखनी है, वीडियो को अच्छे से समझना है, जो डेरिवेशंस कराए जाएं उनको हाथ से लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। लिखित अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लिखित अभ्यास नहीं है तो आपको याद आई हुई चीज़ भी एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको करना क्या है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है हर डेरिवेशन की। मैं तो ये कहूँगी कि हर डेरिवेशन को अगर आपने 2 बार हाथ से कर लिया तो आप कभी भी उसको नहीं भूलेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में आया, आप उस क्वेश्चन को बिना देखे आराम से कर लेंगे अगर आपकी हाथ से प्रैक्टिस हो रखी है तो। और अगर आपके हाथ से प्रैक्टिस नहीं हो रखी होगी, आप सोचो कि हमसे पढ़ के कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं। आप कोई ना कोई एक स्टेप खोएंगे ही खोएंगे, और अगर एक स्टेप आप भूल गए तो पूरा डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगा, आप एंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए ये जो 2 टिप्स हैं आपको हमेशा याद रखनी है। कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज पढ़ना है और लिख लिख के अभ्यास करना है। अगर ये 2 चीज़ें आपने जीवन में अपना ली तो आप किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे। भले आप 6 महीने पहले पढ़े, चाहे आप 2 महीने पहले पढ़े, चाहे आप 3 महीने पहले, आप आराम से कोर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और
जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप नोट्स भी बनाते जाइए, हाथ से लिखते भी जाइए, तो लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा और आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये। स्थिर मतलब जो रेस्ट पर है, जो ठहरा हुआ है, एक ही जगह पर है। विद्युतिकी मतलब चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज अपनी ही जगह पे ठहरा हुआ है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी फिजिक्स होगी वो क्या कहलाएगी? स्थिर विद्युतिकी कहलाएगी। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ते हैं, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते हैं, हम मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हैं, हम अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर भी पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर भी पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। जब आप आगे बीटेक में जाएंगे तो ये सारी ब्रांचेज अलग अलग हो जाएंगे, आपसे कोई एक ब्रांच सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। इसलिए 12th में इन सारी ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है, ताकि आप समझ पाएँ, आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको आगे जाके किस फील्ड में एंटर करना है। आप अभी पढ़ लेंगे 12th में, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग है। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी या अल्टरनेटिंग करंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लीजिए। अगर आपको सेमीकंडक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लीजिए। तो ऐसे आप अपने आप जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, आप खुद के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा कि हमें आगे जाके करना क्या है। 12th तक तो हम बिना दिक्कत के पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th के बाद ही असली स्ट्रगल शुरू होता है कि अब किया क्या जाए। चलो हमने जेई दे दिया, जेई देने के बाद आपका किसी कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, लेकिन अब ब्रांच क्या लें? तो इसलिए 12th की फिज़िक्स पे फोकस करना ज़रूरी है। यहीं से आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे ब्रांच क्या लेनी है, वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जब चार्ज रेस्ट पर है, अपनी ही जगह पर है, तो वो जो फिजिक्स बता रहा है या उससे रिलेटेड जो फिजिक्स है वो सारी जो स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, स्थिर विद्युतिकी में करेंगे। यही जब चार्ज मूव करने लग जाता है, चार्ज चलने लग जाता है, अपनी जगह बदलने लग जाता है, तो आवेश के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है। वो सारे फिजिक्स हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इस पूरे चैप्टर में हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हम यही मान के चल रहे हैं कि चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज कहीं मूव नहीं करता है। आप सारे टॉपिक्स में, सारे डेरिवेशंस में देखिएगा, चार्ज का हमने कहीं भी मोशन कंसीडर नहीं किया है। हम यही मान रहे हैं कि एक चार्ज है, अपनी ही जगह पर स्थिर है, और उससे रिलेटेड उसके आसपास की जो भी फिजिक्स है वो सारी क्या है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा। जब भी हम चार्जेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी होती है वो होती है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। जैसा ग्रेविटेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण में आप लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन ने ये कहा कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, और उसका फॉर्मूला भी दिया था F=G(m1m2/r²। 9th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा। ठीक है, उसी तरह से यही सेम नियम आवेशों के लिए भी लगता है, और इसको सबसे पहले किसने दिया? कूलाम ने दिया। फिजिक्स में मैक्सिमम फॉर्मूले के नाम या जो भी डेरिवेशन जिस साइंटिस्ट ने दिया होता है उसी के नाम पर उसका नियम बन जाता है, या वो इफेक्ट बन जाता है, वो प्रभाव बन जाता है, या उसकी यूनिट बन जाती है ना। तो जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो कूलाम ने स्टडी करी थी, और उसी बेसिस पर कूलाम ने एक नियम दिया जिसको क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। बेसिकली दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वही नियम कूलाम का नियम कहलाता है। तो कूलाम ने क्या कहा कि दो स्थिर आवेश, देखिए जब अपन ने चैप्टर शुरू किया तभी मैंने कहा था पूरी की पूरे चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे चार्ज की रेस्ट पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी ऐसे ही स्टार्ट करी है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल
चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। मान लिया कि ये दो आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके आपस में, इनके बीच में जो बल लगेगा F, वो किसके समानुपाती आएगा? दोनों आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है k, यहाँ पे k आ गया। इस k को क्या कहा जाता है? k को कहा जाता है स्थिर वैद्युतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर अपन न्यूमेरिकल वैल्यू देखें इसकी तो 9 × 10⁹, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या कहलाती है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, कि वो दोनों आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, उसकी जो क्षमता है वही क्या कहलाती है? विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, अगर दोनों चार्जेस सेम प्रवृत्ति के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर दोनों अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो साइन लगेगा, अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो ये पता चलता है कि दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो आकर्षण का बल लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और अगर हम माइनस नहीं लगाते हैं, हम यहाँ से माइनस हटा दें, तो ये हमारा जो बन जाएगा वो प्रतिकर्षण का बल बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हम बात सिर्फ परिमाण की कर रहे हैं, बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने साइन रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कूलाम का नियम, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, वही हमारा कूलाम का नियम कहलाता है। और कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग जो हमें फॉर्मूला मिला है फोर्स का, वो है K⁴ ठीक है, चलिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये किसकी वैल्यू है? K की वैल्यू है, ये लिखी हुई है हमने। K क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर यहाँ पे कोई मीडियम आ जाएगा, कोई माध्यम आ जाएगा, तो K का मान बदल जाएगा। ये किसके लिए है? ये निर्वात या वायु के लिए। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम रख देते हैं तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यदि दो बिंदु आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, कोई दूसरा मटेरियल रख दिया जाए, जैसे कि कागज रख दिया, मोम रख दिया, कांच रख दिया, कोई भी रख दिया जाए, तो उस केस में हमारा जो यहाँ फॉर्मूला बनेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बन जाएगा। अब देखिए, ये K अलग है, ये K अलग है। ये जो K है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, स्थिर विद्युतांक है। इसको आप चाहे तो स्मॉल k से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो K है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, परावैद्युत माध्यम का स्थिरांक है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये समझते हैं थोड़ा सा। अगर हमारा मीडियम होगा तो इसको हम लिख सकते हैं Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का अगर रेशो बना दें तो वो क्या बन जाता है? एप्सिलॉन R बन जाता है। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन R क्या है? दोनों के रिलेटिव जो रेशो बनेगा, जिसको हम सापेक्षिक विद्युतशीलता कहेंगे, वो बन जाएगा। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R को कई बार K, जो हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है, उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एप्सिलॉन क्या बन गया हमारा? एप्सिलॉन नॉट × K। यही चीज हमने यहाँ लिख दी है, एप्सिलॉन नॉट × K। ठीक है, तो अगर कोई माध्यम होगा तो माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा फोर्स, और अगर निर्वात है तो डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट। जो दो आवेशों के मध्य कूलाम का नियम लगता है उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर कोई चुंबक रख दिया जाए तो चुंबक के चारों तरफ क्या होता है? एक ऐसा एरिया बन जाता है, एक ऐसा फील्ड बन जाता है जिसमें अगर कोई आयरन नेल लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट होती है। मैंने यहाँ पे एक चुंबक रखा हुआ है
और मैं अगर रूम के बाहर या कहीं सड़क पे जाके नेल को पकड़ के खड़ी होंगी तो क्या वो अट्रैक्ट होगी? नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा? चुंबक के पास आना पड़ेगा। जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे एक पर्टिकुलर रेंज में आते ही वो चुंबक अट्रैक्ट हो जाएगी। उसी तरह से आवेश के चारों तरफ एक ऐसा आवरण बनता है, एक ऐसा क्षेत्र बनता है, एक ऐसा फील्ड बनता है जिसमें कोई दूसरा आवेश जब आता है तो बल अनुभव करता है। अब ये बल प्रतिकर्षण है या आकर्षण है, डिपेंड करता है हमारा पहले वाला चार्ज क्या था। अगर हमारा पहले वाला चार्ज पॉजिटिव था तो दूसरा आने वाला जो चार्ज है वो प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, और अगर ये नेगेटिव था तो दूसरा आने वाला चार्ज हमारा आकर्षण बल अनुभव करता है। वो चार्जेस की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है, वो चार्जेस की नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन मेन टॉपिक क्या है? मेन ये है कि अगर कोई एक आवेश है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा आवरण बन जाता है, एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर बल अनुभव करता है। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। डेफिनेशन समझे हम। किसी आवेश तथा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब अगर चार्ज पड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, विद्युत क्षेत्र बन गया है, तो क्या वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उसको होगा कैसा? उसके चारों तरफ, चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा कैसा? उसको देखने के लिए बल रेखाएं खींची जाती है। बल रेखाएं कैसे खींचते हैं? आवेश ले लिया, उसके चारों तरफ क्या कर दिया? एक कंपास रख दिया। कंपास जहां जहां मुड़ता जाएगा उसके नॉर्थ के डायरेक्शन को हम ड्रॉ करते जाएंगे तो वो हमें क्या कर देगा? बल रेखाओं की दिशा दे देगा। तो बल रेखाएं बेसिकली विद्युत क्षेत्र में जो कर्व बन रहे हैं, जो वक्र बन रहे हैं, उसके किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, जिससे कि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा भी पता चलती है। ठीक है। पॉजिटिव अगर चार्ज है तो पॉजिटिव के अवे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देखिए पॉजिटिव से दूर है। यही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव के टूवर्ड्स हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, पॉजिटिव की तरफ आती हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दोनों को साथ रख देती हूँ, एक ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। ये देखिए ऐसे जा रही है ना। तो ये जो फील्ड रेखाएं हैं, ये जो बल रेखाएं हैं, वो ये बताती है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बन कैसा रहा है। विद्युत क्षेत्र का एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम मान सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस हैं। ठीक है। अब अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि कितना, उसका अमाउंट कितना है, ज्यादा है कि कम है, वो किससे निकाला जाता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ज्ञात किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट किया जाता है और ये होता है F/Q0। जिस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है हमें उसकी तीव्रता बतानी है, तो वही चार्ज का एम्पलीट्यूड, और उसको हम क्या करेंगे? फोर्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ई से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या बन जाएगी? बल की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? F/Q0 न्यूटन अपॉन कूलाम। इसका मात्रक बन जाएगा। इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। और ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है? सदिश राशि है, क्योंकि फोर्स कैसा है? सदिश होता है, वेक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? सदिश होगा, वेक्टर होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? देखिए, अभी हमने तो फॉर्मूला बताया था कि E = F/Q0 होता है। अब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमें डिराइव करना है। तो हमने मान लिया ये हमारा एक बिंदु आवेश है, ठीक है, Q।
माना किसी बिंदु आवेश प्लस Q को किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है, इसको वैक्यूम में भी रखा जा सकता है, और इससे r दूरी पर, ये इससे r दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है कि उस पर कितना बल अनुभव होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा। यही अगर निर्वात में होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, k इसलिए लिखा है क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है कि एक माध्यम में रखा है। अगर हम माध्यम में नहीं रखते हैं, वायु में रखते हैं या निर्वात में रखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए F अपॉन Q करना है, तो हमने यहाँ पे F अपॉन Q कर दिया, ये Q नॉट है, ये Q नॉट है, तो हमने F अपॉन Q कर दिया, तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रह गया, 1/4πε0 k Q अपॉन r स्क्वायर। अगर इसी फॉर्मूले को हम निर्वात के लिए लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4πε Q अपॉन r स्क्वायर। कोई माध्यम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε, और अगर निर्वात है तो 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि इसको k से डिनोट करते हैं, कई जगहों पर इसको शॉर्ट में KQ/r स्क्वायर भी लिखा जाता है, वो भी सही है क्योंकि k का मान ही 1/4πε0 होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के कोर्स के हिसाब से, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम दो चार्जेस लें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का नेचर डिफरेंट है, मतलब एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का परिमाण सेम है, सिर्फ उनकी प्रवृत्ति अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऐसे एक चार्जेस के सिस्टम को हम एक दूसरे के पास किसी एक मिनिमम दूरी पर रख देते, एक न्यूनतम दूरी पर रख देते, एक निश्चित दूरी पर रख देते, तो ये जो सिस्टम बनता है इसको क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सामर्थ्य है, इसकी जो एबिलिटी है, मतलब ये डाइपोल क्या मेजर कर सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। हमें यही चीज पढ़नी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, ए पर हमने माइनस Q चार्ज रखा है, बी पे हमने प्लस Q चार्ज रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी को 2L मान लिया है। तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस द्विध्रुव का जो सामर्थ्य है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, जिसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जो हमने आवेश लिया है उसका परिमाण और दोनों दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण सेम है, सिर्फ उनका साइन चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यूनिट अगर हम इसकी निकालें तो चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, इसलिए इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम इंटू मीटर। वीमा निकाल सकते हैं। अब क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए ये भी जो हमारा डाइपोल मोमेंट बनेगा वो भी एक सदिश राशि होगी, जिसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, हमें दो केसेस के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, आपके कोर्स के लिए है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, लेकिन हम दूसरा भी पढ़ेंगे, बाई चांस कभी पूछ ले तो हमें आना चाहिए। ठीक है,
पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति, मतलब जैसे ये हमारा डाइपोल है, इस डाइपोल का ये एक्सिस है, तो इसी एक्सिस को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, इस डाइपोल के कारण, ठीक है। और दूसरा हमें लेना है निरक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ मतलब ये हमारा डाइपोल है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। इंग्लिश में इसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं और इसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सियल जनरली एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं अक्षीय स्थिति, एक्सियल पॉइंट, अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है इसको। तो हमने ये एक डाइपोल माना, इरेज कर देते हैं एक बार इसको। ये हमारा एक डाइपोल है, ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। मान लिया इसका केंद्र O पर है तो O से A तक की दूरी L हो जाएगी, O से B तक की दूरी L हो जाएगी। अब इसके केंद्र से इसी एक्सिस पर कोई एक पॉइंट P है R दूरी पर, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस डाइपोल के कारण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम दूरियों को यही समझ लेते हैं ताकि वहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी ही रहेगी। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, A से इस पॉइंट P तक की दूरी ज्ञात करनी है। कितनी हुई, देखिए A से अगर मैं लिख लेती हूँ, A से P तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो A से P कितना बन जाएगा, AO प्लस OP, दिख रहा है ना फिगर में, AO प्लस OP। AO कितना है L और OP कितना है R, तो L प्लस R हो गया, राइट। इसी तरह से अगर मुझे B से P तक की दूरी ज्ञात करनी है BP, तो कितना बनेगा, मैं O से P तक का लूं और उसमें से O से B तक का माइनस कर दूं, तो क्या बन जाएगा, OP माइनस OB। OP कितना है R और OB कितना है L, तो L माइनस R। तो अगर मैंने माइनस क्यू चार्ज के कारण लिया तो डिस्टेंस L प्लस R लेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण लिया तो डिस्टेंस R माइनस L लेंगे। ये चीज यही समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। माना एक द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB जो किसी मीडियम में रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसके केंद्र से O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो एक बिंदु आवेश के कारण निकाली जाती है, तो यहाँ पे जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, कहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, B पॉइंट पर रखा हुआ है, तो उसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E, फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ एक बार का, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हमें हमारे इस केस के लिए रखना है। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज रखा गया है वो पॉइंट B पे रखा गया है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन दूरी कहाँ से कहाँ तक की, B से P तक की, जो कितनी थी R माइनस L थी, हम पीछे लिख चुके थे। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, B से P की तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। हमेशा जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव से अवे रहेगी, नेगेटिव के टूवर्ड्स रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो B पॉइंट था मैं बना देती हूँ, यहाँ पे ये हमारा A पॉइंट है जहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारा B पॉइंट है जहाँ प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी यहाँ सेंटर O हो गया, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, यहाँ पे एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्योंकि मैं B पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही हूँ, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी ना। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हुई E1 वो ऐसे आ गई, ठीक है। दूसरा हमारा ये माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q। अब डिस्टेंस कितनी है L प्लस R, O से P तक की दूरी R थी, तो AP कितना बन जाएगा L प्लस R, नीचे डिस्टेंस क्या आ गई L प्लस R। चार्ज तो सेम है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस Q के लिए क्या होती है डायरेक्शन,
टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो इस तरफ बनेगी E2। E1 किस कारण से है? पॉजिटिव चार्ज के कारण है। E2 किस कारण से है? नेगेटिव चार्ज के कारण है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब रिजल्टेंट निकालना होगा, परिणामी निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो हम दोनों को माइनस करके इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इसका परिणामी निकाल सकते हैं। कौन सा बड़ा होगा? E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा? जिसकी दूरी ज्यादा है वो कम होगा, जिसकी दूरी कम है वो ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि दूरी क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ रहा है। जिसके लिए दूरी ज्यादा है, ए से पी की दूरी ज्यादा है या बी से पी की दूरी ज्यादा है? ए से पी की दूरी ज्यादा है। ए से पी हमारा किसके लिए मिल रहा था? E2 के लिए मिल रहा था। तो E2 छोटा होगा, E1 बड़ा होगा। दूरी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा, दूरी जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। ऑब्वियस है ना, चार्ज है, चार्ज से हम जितना दूर जाते जाएंगे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, चार्ज के जितना पास जाते जाएंगे उसका इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। तो क्योंकि हमारा E2 छोटा है, E1 बड़ा है, तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो E1 माइनस E2 करना है। E1 E2 हमने पहले निकाल लिए, सीधे फॉर्मूले पुट किए। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? Q अपन 4πε0K, दोनों में से कॉमन आ रहा है 1 अपन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपन R प्लस एल का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अब एलसीएम लेने के बाद क्या किया? इसका स्क्वायर खोला, इसका स्क्वायर खोला। स्क्वायर खोलने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया? A प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे हमने a प्लस बी का स्क्वायर लगाया, यहाँ पे हमने a माइनस बी का स्क्वायर लगाया, फॉर्मूला लगा दिया हमने, हमें ये मिल गया। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये टर्म माइनस, ये टर्म माइनस, ये टर्म प्लस, आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ ये और ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, करते हैं आगे वाले में सॉल्व इसको। ये टर्म बाहर आ चुकी है, इसको और इसको काट देते हैं, इसको और इसको काट देते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4RL अपन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने कहा हुआ है कि डाइपोल बहुत छोटा सा होता है और 2L पूरे डाइपोल की लेंथ है, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा डाइपोल बहुत छोटा है और जो हमारा पॉइंट P है वो इस डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर है, मीन्स L हमारा बहुत छोटा है और R हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो L स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। अगर मैं 0.02 लेती हूँ और मैं अगर इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0.0004, और छोटा हो जाएगा ना। जितनी छोटी क्वांटिटी है हम उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी मिलेगी। हमने कहा L बहुत छोटा है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने इस L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। सिर्फ क्या बच गया? 4RL अपॉन R स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर था तो ये R4 बन गया। R4 में से एक R से R कट जाएगा, जब एक R से R कटा तो L क्यूब बच गया, और ऊपर हमारे पास आ गया ये जो टर्म आ रही है ना 4RL, यहाँ पे इंटू आएगा, इस Q को भी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2Q इंटू 2L हो गया। अब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, Q इंटू 2L जब अपने टॉपिक शुरू किया तभी बता दिया था। Q इंटू 2L क्या होता है? डाइपोल मोमेंट P। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया? 1/4πε0K 2P अपॉन R क्यूब। मतलब एक्सियल के लिए, जो हमारा एक्सियल पॉइंट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है R क्यूब के, क्योंकि 2P तो कांस्टेंट है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। डाइपोल की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, डाइपोल का मोमेंट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ दूरी चेंज हो रही है। जैसे जैसे एक्सियल पॉइंट से दूर होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यही अगर अपन निर्वात के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? K का मान 1 बन जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹। ये किसके लिए निकाला हमने? एक्सियल लाइन पर
अक्षीय रेखा पर अगर कोई एक बिंदु है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से। इसके बाद हमें करना है, नेक्स्ट जो हमें करना है वो है निरक्षीय बिंदु पर, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर, अगर हमारा इक्वेटोरियल सरफेस पर अगर हमारा कोई एक पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चलिए, ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय स्थिति या इसको अनुप्रस्थ स्थिति इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं। ये हमारा डाइपोल है, जैसा पेक्षी था, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2l, ओ इसका सेंटर, ओ से r दूरी पर परपेंडिकुलर में एक पॉइंट P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी E2, क्योंकि नेगेटिव के टूवर्ड्स लगती है, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगेगी E1 वो इस तरफ लगेगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो ये E1 इधर लग रहा है और ये E2 इधर लग रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं। जब दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शंस में लगते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है, उनको सम घटकों में बांटना पड़ता है। 11th में पढ़ा है, मैं एक बार का जस्ट आपको रिव्यू दे रही हूं। ये हमारा एक वेक्टर है, ए वेक्टर, यहाँ पे एंगल थीटा लग रहा है। अगर मुझे इस ए वेक्टर को समकोणीय घटकों में बांटना है तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा एंगल के साथ वाला, ये ए कॉस थीटा बन जाएगा, और एंगल के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट होगा वो ए साइन थीटा बन जाएगा। पढ़ा था ना 11th में आप लोगों ने सदिश वाले चैप्टर में, उसी कॉन्सेप्ट को हम काम में ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा E1 इस डायरेक्शन में लग रहा है ये, और E2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। एंगल थीटा कहाँ पे है हमारा, ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस है ये भी एंगल थीटा हुआ। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये E1 cos E2 cos थीटा और ये इधर E2 sin थीटा आ जाएगा। जो इसका एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हुआ वो E1 cos थीटा आया, और ये एंगल के अपोजिट वाला कंपोनेंट E1 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये ऊपर हमारा बन रहा है E1, है ना, एंगल थीटा ये बन जाएगा। तो E1 sin थीटा, ये इसका अगर हम एंगल के साथ वाला कंपोनेंट लेते हैं तो क्या मिला, E2 cos थीटा मिला, और एंगल के अपोजिट वाला कंपोनेंट लेते हैं तो E1 sin थीटा मिला। समझ में आ गया ना कैसे रिजॉल्व किया हमने। बस इस फिगर को याद रखना है, इस फिगर को देख के हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, E1 को भी और E2 को भी। अब फिगर से साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि E1 और E2 का मान समान हो जाए, E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है, उसके जो परिमाण है वो अगर समान हो जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगी, और ये मिलकर रिजल्टेंट मिल जाएगा, परिणाम में मिल जाएगा। ठीक है, वो देखने के लिए हमें पहले E1 का मान ज्ञात करना पड़ेगा और E2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, पूरा इस तरह से लिख के आना पड़ेगा। माना एक डाइपोल है जिसको परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, O इसका केंद्र है, इससे r दूरी पर इक्वेटोरियल पर एक पॉइंट है, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब पॉजिटिव चार्ज जो हमने B पर रखा है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से E2 की अगर अपर वैल्यू निकाले तो भी सेम मिली, तो इसका मतलब E1 और E2 का परिमाण समान है। अगर परिमाण समान होगा तो फिगर में जो हमारा E1 ऊपर मिल रहा है, मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे E1 मेरा यहाँ मिल रहा है, ये बिंदु P है, यहाँ E1 साइन थीटा मिल रहा है, यहाँ E2 साइन थीटा मिल रहा है,
यहाँ E1 cos थीटा है और यही मुझे E2 cos थीटा भी मिल रहा है। तो जब हम कह रहे हैं कि E1 और E2 का परिमाण समान है, E1 का परिमाण और E2 का परिमाण समान है, तो E1 और E2 का परिमाण समान होने के कारण ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिर्फ बचा क्या हमारे पास, ये दो फैक्टर। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी वो इन दोनों के सम से मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यही देखना है। जो हमारी परिणामी तीव्रता हुई, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें पॉइंट P पर मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और यहाँ पे हम पहले ही कह चुके हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 cos थीटा। E का मान हम निकाल चुके हैं पीछे। cos थीटा का मान अगर अपन अपना जो ट्रायंगल दे रखा था, हमारा फिगर दे रखा था, उससे निकाल लेंगे तो निरक्षीय बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए cos थीटा का मान ज्ञात करते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा का मान क्या होता है, और अगर मैथ्स नहीं भी है आपके तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने। cos थीटा का मान होता है आधार अपॉन कर्ण। हमारा फिगर के अकॉर्डिंग आधार L है, कर्ण रूट L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो cos थीटा कितना बन गया, L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E का मान ये था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए ये एक आ रहा है और ये आधा आ रहा है, तो 1 प्लस हाफ करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा, है ना। और ऊपर हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है Q इंटू 2L। तो ये जो Q इंटू 2L है इसको हम क्या कहेंगे, Q इंटू 2L को हम कह देंगे 2 हमारे पास था फॉर्मूले के अंदर जब हमने रखा था, Q इंटू 2L हमारा डाइपोल मोमेंट P बन जाता है, तो ये हमारा बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा L R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, R स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट सकता है ना, तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R क्यूब। क्लियर। क्या मिला हमें, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हमारा P था, P अपॉन R क्यूब। अब आपको याद आ रहा है एक्शियल के लिए क्या था, एक्शियल के लिए जो हमें मान मिला था E एक्शियल, वो मिला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। और जबकि इक्वेटोरियल के लिए क्या मिलता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। मतलब इक्वेटोरियल पे जो मान मिलता है उसका डबल एक्शियल पे मिलता है। अगर अपन इसका रेशियो बनाएंगे E एक्शियल अपॉन E इक्वेटोरियल तो वो कितना मिलेगा, 2/1 मिलेगा, 2:1 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, या तो इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा जाएगा या अक्षीय लाइन पे पूछा जाएगा, निरक्षीय लाइन पे पूछा जाएगा। एग्जाम के लिए ये पूरा डेरिवेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ से लिख के प्रैक्टिस करनी, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, सिर्फ आपको फिगर का कॉन्सेप्ट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखनी है। अगर वो क्लियर है तो आप ये डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं। और अगर आपने डेरिवेशन पूरा सही कर लिया, फिगर पूरा अच्छे से बना लिया, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लैंग्वेज पूरी जो लिखनी है, टाइम हो तो ज़रूर कोशिश करिए पूरे लिखने की, लेकिन अगर पूरा लिखने का टाइम नहीं मिलता है आपको तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2-4 लाइन में डिस्क्रिप्शन देकर आप डायग्राम अच्छे से बनाइए, डेरिवेशन पूरा सही से करिए, मार्क्स मिलते हैं आपको।
क्योंकि फिजिक्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। आपने लैंग्वेज लिखी, आपने डेरिवेशन किया, आपने फिगर लिखा, फिगर बनाया पूरा, इन सब के मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने लैंग्वेज बिल्कुल ही ना लिखी, 2-4 लाइनें तो लिख ही सकते हैं, हम फिगर बना रहे हैं तो उसको तो लिखना है और करना क्या है ना। याद पूरा रखने की जरूरत नहीं है, फिगर याद है, फिगर को देख के ही तो आपको लैंग्वेज लिखनी है। लेकिन आपको करना है, हाथ से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, अभ्यास करते रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स में, अपने घर परिवार में, अपने मिलने वालों में, मैक्सिमम बच्चों में वीडियो शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फिजिक्स को लेकर डर निकले, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाएंगे, ऐसे ही इजी डेरिवेशन के साथ, ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।